अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। फैटफ ने पाकिस्तान को एक बार फिर ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। पाकिस्तान ने 2018 के एक्शन प्लान की 27 में से 26 शराइत पूरी कर ली हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर बाहर आने के लिए उसे आखिरी शर्त से मुंसलिक 6 निकात पर अमल करना होगा, जिनमें सबसे अहम पाकिस्तान में सजा के निज़ाम में बेहतरी है और इसके लिए मजीद 1 साल का वक्त दिया गया है। ये सूरत हाल किस हद तक तसल्ली बख्श है, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ हुकूमत माशी बेहतरी के दावे कर रही है, तो फिर कौमी असासों को गिरवी रखकर मजीद कर्जे लेने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। दूसरी जानिब अपोजिशन को कौमी असासे गिरवी रखने पर आखिर एतराज़ क्यों है और क्या है, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी माजी में खुद असासे गिरवी रखकर कर्जे ले चुके हैं। एक और मामला नवाज शरीफ की सेहत और वतन वापसी का है, जिस पर सियासी हंगामा खेजी थमी ही थी कि मरियम नवाज ने फिर एक बयान देकर नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ की वापसी उनकी सेहत से मशरूत है या फिर बकौल मरियम के इंसाफ और सिक्योरिटी से। प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे कि पीटीआई हुकूमत के मौजूदा इत्तेहादी चौधरी बिरादरान और माजी के इत्तेहादी आसिफ जरदारी एक बार फिर करीब आ रहे हैं। क्या ये कुर्बतें मुस्तकबिल में किसी नए मंजर का पेश खामा है और आसिफ अली जरदारी के मिशन पंजाब में कुछ हासिल वसूल भी है या बेमकसद की मुलाकातें हैं। प्रोग्राम में जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं उनकी नुमाइंदगी कर रही हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ हैं। मुस्लिम लीग नून से अली गौहर बलोच साहिबा प्रोग्राम का हिस्सा हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर सहर कामरान साहिबा प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आप सबका शुक्रिया अदा करेंगे कुछ देर पहले, क्योंकि फैटफ से यह खबर सामने आ रही है जहां ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया पाकिस्तान को, तो इसको पहले शामिल कर लेते हैं, फिर आएंगे दूसरे मामला। सहर साहिबा आपकी तरफ आती हूँ। अपोजिशन बजट पर नाखुश है, काफ़ी ज़्यादा बयान दिए गए, असासे गिरवी रखने पर गुस्सा है। हुकूमत ये जो फैटफ की जानिब से ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया इसे कामयाबी कह रही है। कुछ देर पहले अभी जो हुकूमत की जानिब से भी जितने बयानात सामने आ रहे हैं, जो हमारा अजहर साहब भी गुफ्तगू करते हैं, वो कह रहे हैं कि हम ब्लैक में जाने से बच चुके हैं, ग्रे में बरकरार है, हमारा वाइट की तरफ जाने पर फोकस है और बड़ी कामयाबी है कि हमने 27 में से 26 निकात के ऊपर अमल कर लिया है। कम से कम इसको तो अप्रिशिएट करें, फिर गवर्नमेंट समझ रही है कि बहुत बड़ी कामयाबी है ये उनकी। बहुत शुक्रिया आयशा। बात यह है कि आप जो स्टेटमेंट कह रही हैं ये कोई नई नहीं है। हम हर मीटिंग के बाद यही स्टेटमेंट सुनते हैं कि जी हमने ब्लैक लिस्ट में जाने से बचा लिया है। देखिए बात यह है कि आप अपनी सिफारती नाकामी को क्यों नहीं मानते, आप क्यों नहीं कहते कि जी आप जो है वो पाकिस्तान का मुकदमा अच्छे तरीके से पेश नहीं कर सके, आप क्यों नहीं कहते कि आपका कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत कम है, आप क्यों नहीं कहते कि देखिए बात ये हम कब तक ये कहते रहेंगे कि हाँ जी ये पाकिस्तान मुखालिफ फोर्सेस कर रही हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं आशा एक बहुत छोटी सी बात आपके सामने रखूंगी। अगर ये बात सिर्फ जो है वो इस बात पे होती कि मुखालिफ जो है फोर्सेस कर रही है, तो अभी भारत में इतना बड़ा एक इशू था यूरेनियम थेफ्ट का, पाकिस्तान क्या उसको सिफारती सतह पर सही तौर पे उठा सका? क्या पाकिस्तान ने वो सिफारतकारी की जिसकी उसकी जरूरत थी? देखिए आप अपनी सिफारती कमजोरियों को, अपनी सिफारती नाकामियों को, अपनी नाअहली को, अपनी नालायकी को आप कब तक जो है उस पर पर्दा डालते रहेंगे? इमरान खान अहमद न्याजी साहब क्यों नहीं पार्लियामेंट को एतमाद पे लेते? सर साहब फैटफ इजलास में इस पे बात हुई है और वक्त मांगा गया है, इसके ऊपर इंक्वायरी है, हो रही है, चल रहा है इस पे काम, इस मामले को उठाया गया। बात यह है एक तरफ इंक्वायरी हो रही है, एक इतना बड़ा मामला था, अगर उसको देखा जाए तो फिर उसको अगर पाकिस्तान एक अच्छे तरीके से उठाता, उसके ऊपर एक इबारतकारी करता, जितने भी जो है एनएससी मेंबर स्टेट्स हैं उनके साथ बराह रास्त रब्ता करता, अपने वो कंट्रीज जो पाकिस्तान को सपोर्ट करती हैं उनको साथ लेके चलता, तो यकीनन आज सूरत हाल डिफरेंट होती। देखिए हर बात को आप इस बात पे नहीं डाल सकते कि जी पाकिस्तान मुखालिफ फोर्सेस जो है तो आप हुकूमत को ये भी क्रेडिट देने को तैयार नहीं कि कम से कम उन्होंने मेंटेन किया है, कुछ फाइनेंशियल बेहतर स्टेप्स लिए हैं जिस पर बैनुल अक़वामी बरादरी जो है वो अप्रिशिएट भी कर रही है। अली गौहर बलोच साहब, कुछ आप लोगों को लगता है कि कोई हुकूमत ने काम किया इस पर? आयशा सारी दुनिया में पाकिस्तान में की मनी लॉन्ड्रिंग को लेके बयानात देने वाले और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेट करने वाले भी इमरान खान अहमद न्याजी थे। चले अली गौहर बलोच साहब, आपका कमेंट, आप हुकूमत को अप्रिशिएट करेंगे कि कम से कम फैटफ की शराइत को मानते हुए बहुत कुछ मेंटेन किया गया और अचीव करने की कोशिश की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आयशा, इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, जिस तरह से कि आपने इंट्रो में अभी बताया है कि आपने
26 शराइत जो हैं उनकी मान ली हैं। और मैं समझता हूं कि आपको याद होगा कि जब नेशनल असम्बली में इस पर लेजिस्लेशन की गई और जिस तरह से वो सारा सिस्टम बिल्डोज किया गया, इसमें बेशुमार ऐसी शराइत भी थी जो कि हमारे मतलब है कि जो कि आइन और कानून से मुतसादम थी, और इन लोगों ने वो भी करवाई। मतलब है कि अगर वो कुछ शराइत रखते हैं तो उस पर हमें नेगोशिएट भी करना चाहिए उनसे कि हम ऐसी कानून साजी नहीं कर सकते जो हमारे मुल्क और अवाम और पाकिस्तान के कानून और आइन से जिसका क्लैश है, जो उसके मुतजाद है। मैं आपको उसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि इसमें एक ऐसी शिक भी है कि आप किसी भी आदमी को 90 दिन के लिए सिर्फ शक की बिना पर उठा सकते हैं, उसके नैब की तरह के 90 दिन के रिमांड, और वो उसके बाद अपनी सफाई देगा तो क्लियर होगा। मुझे बताएं कि इसके पीछे कोई भी हुकूमत जो है, जिस तरह से कि इस वक्त पाकिस्तान में माहौल है एक विक्टिमाइजेशन का और अपोजिशन को टारगेट किया जाता है, तो इस तरह के कवानीन बनेंगे तो वो तो फिर आप किसी को भी उठा सकेंगे, एजेंसीज किसी को उठा सकेंगी, आपको ऊपर से प्रेशर आएगा। यहाँ पर तो वो मिसालें भी मिलती हैं कि आपने कुलभूषण को NRO दे दिया है। पाकिस्तान का वाहिद कानून है आयशा जिसमें किसी बंदे का नाम, पूरे पाकिस्तान में आज तक लेजिस्लेशन होती आई है लेकिन किसी बंदे के बाई नेम नाम से नहीं आई। आपने 40 दिन तो उस ऑर्डिनेंस को पहले छुपाए रखा, फिर जब असेंबली में लेकर आए हैं तो उसको NRO देने के लिए बाई नेम लेकर आए हैं। मतलब और इसके बावजूद ये हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है, ये हमारे लिए आपका कमेंट आ गया अली गौर बलोच साहब, मुझे रोकना पड़ेगा। तो उनकी जायज नाजायज मानी, लेकिन तो पार्लियामेंट में आपकी आवाज नहीं उठा, मुझे ब्रेक लेने दें। इनको तो चाहिए था कि वाइड लिस्ट। अच्छा, एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा। मुसरत साहब आपकी तरफ यकीनन आपका इस पर रद्द-ए-अमल लूंगी कि आप लोगों की नेगोशिएशन और फिर गैर कानूनी वो कह रहे हैं कि कानून साजियां की गई हैं। आपकी राय इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात ब्रेक से पहले कि हुकूमत की कारकर्दगी नहीं है, ना कोई सिफारतकारी का तरीका है, ना नेगोशिएशंस का तरीका है, और हर जायज़ नाजायज़ कानून साजी की गई और बात मानी गई। मसरत साहिबा, योर कमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आयशा। सबसे पहले तो मैं इसलिए खुशाइंद कहूँगी कि 2018 में हमें जो 82 पॉइंट्स पूरे करने थे, 82 निकात, उसमें से कोई 76 अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे किए और वो सारे बहुत डिफ़िकल्ट थे। बाकी जहाँ तक रह गई बात के उनके जो सरबराह थे, सदर थे, उन्होंने भी सराहा। और मैं तो ये समझती हूँ कि जिन मुश्किल हालात में और जिस तरह की गैर कानूनी चीज़ें हो रही थी उनको कानूनी करने के लिए ही तो निकात थे। और दूसरी जहाँ तक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अभी का भी जो 7 निकाती एजेंडा हमें मिला है उसमें जो हमें नया एक्शन प्लान देना है, उसमें इंसदाद ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसके ऊपर वो कह रहे हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग की अगर हम बात करें, उसको रोकने की बात करें, तो वो मेरा ख्याल है PMLN को तो गैर कानूनी लगेगी, बिकॉज इन्होंने तो वो कानूनी की हुई थी। इस मुल्क से जिस तरह से पैसा फालूदे वाले के अकाउंट आप देख लें, पापड़ वाले के आप देख लें, आप इनके खानसामों के देख लें, आप इनके मालियों के देख लें। अभी भी जो FIA ने पूछा है तो वो हमारे ऑनरेबल ऑपोजिशन लीडर साहब नहीं उस बात का कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब दे सके। दोनों ना पंजाब वाले हमजा साहब दे सके, ना शहबाज साहब दे सके। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आयशा, आई एग्री विद देम कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है तो वो फिर गैर कानूनी इनकी नज़र में होगा। अगर पाकिस्तान को वाकई ग्रे लिस्ट से भी निकालना है, वाइट लिस्ट में लेके आना है, तो फिर तो ये हमें करना पड़ेगा। दूसरी जहां तक रहेगी बात, मैं आपको अर्ज करूं, सारे मीडिया को इन तमाम चीज़ों का पता है कि बहुत बड़ा चैलेंज था और हमें इनफैक्ट वाकई ख़तरा था कि हमारा दुश्मन जिस तरह से एफर्ट कर रहा था और फिर ये लोग अपने पैसे को जिस तरह से बचाने के लिए इन्होंने भी पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में भेजने की कोई कम एफर्ट्स नहीं की। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम उससे बचे। ना सिर्फ उससे बचे, अगर आपने 82 में से 76 अचीव किए हैं तो मैं तो इसको कामयाबी कहूंगी। अच्छा, बाकी मुसरत साहिबा प्लान है जी, उसका मेन एजेंडा मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है और वो हम इंशाल्लाह रोकेंगे। आयशा, मुसरत साहिबा देखें, आइए आप इसे अपनी कामयाबी कह रहे हैं, ऑपोजिशन तस्लीम नहीं करते। आप जो बजट लाए हैं उसके अंदर भी बड़े बड़े नंबर्स की बात की गई है, माशी ग्रोथ की बात की गई है, माशी सूरत हाल बड़ी बेहतरीन हो रही है और तरक्की का एक बजट पेश किया गया है। अगर इतना ही सब कुछ बेहतरीन है, इंटरनेशनली भी सब
सब कुछ तस्लीम किया जा रहा है, यहाँ पे भी आप कह रहे हैं सूरत हाल बेहतर है, फिर अब मुल्क के असासे इतनी बड़ी तादाद में गिरवी रखने जा रहे हैं, बल्कि पहले भी रख चुके हैं, फिर गिरवी रख रहे हैं, फिर उनकी तनकीद तो जायज़ है कि सब दिखावा है, आई वॉश है। दर हकीकत ज़मीनी सूरत हाल मुख्तलिफ है, क्योंकि एक आम बंदे की जेब को तो नुकसान हो रहा है, फ़ायदा कोई नहीं कहीं भी। आयशा, अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं, एक तो ये मैं अर्ज करूं कि ये जितने भी इकदामात हैं मुल्क के लिए तो बेहतर है, अवाम के लिए तो बेहतर है। अगर मैं अपोजिशन को देखूं तो उनके लिए ये बेहतर हरगिज नहीं है। ये सारी चीजें जो जो स्टेप्स ले रहे हैं हम लोग, ये इनको सूट नहीं करते, तो ये वावेला इनका अपना जाती तो जरूर हो सकता है, बट जहां तक अवाम की बात है, अवाम को रिलीफ मिला है, वो अवाम इनको जवाब नहीं। असास से गिरवी रखना अवाम के फायदे में कैसे है? मैं अर्ज करती हूँ हमने तो गिरवी नहीं रखे। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की तारीख का पहला प्राइम मिनिस्टर आया। मैं अर्ज कर रही हूँ ना, मुझे एक्सप्लेन करने दें। जी कीजिए। स्कूक बॉन्ड का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि गिरवी रखना, उसमें एक कंपनी बनाई जाती है और वो कंपनी को वो एसेट दिया जाता है और उस कंपनी के जो डिफरेंट शेयर होल्डर्स बनते हैं वो उसमें पैसा डालते हैं और फिर जो प्रॉफिट आता है वो शेयर होल्डर को मिलता है। इसकी मुद्दत होती है एक 3 साल भी 5 साल भी। गिरवी आपकी मोटरवे रखी गई थी, इन्होंने रखी M2 M1। उसके बाद आपके जितने भी एयरपोर्ट्स थे, आपके मुल्क के जितने भी एसेट्स, जो बड़े एसेट्स थे, मसरत साहिबा, ये सब स्कूक ट्रांजैक्शंस कहलाती हैं। ये तस्लीम करते हैं कि ये पहले भी हुआ है, ये नून लीग के दौर में भी हुआ, पीपल्स पार्टी के दौर में भी हुआ और आपके दौर में भी हो चुका है। ये सब एक ही तर्ज की ट्रांजैक्शंस है ना, क्या फर्क है? आयशा मेरी बात सुन लेना, फर्क है ना। फर्क ये है, पहला फर्क ये कि दूसरा जो कर्जा था वो इन्होंने 6 गुना, 10 गुना, 20 गुना जो बढ़ाया, तो उसको पे बैक करने के लिए अगर हमें कुछ अरेंजमेंट करनी पड़ रही है तो उसका ब्लेम हमारे ऊपर नहीं है। एक बात। दूसरी बात, इसमें डिफरेंट क्या है, ये किस मुंह से गिरवी रखने की बात कर रहे हैं? हमने गिरवी नहीं रखी, इन्होंने रखी थी। उनको छुड़वाने के लिए हमें मजीद कर्जे लेने पड़े। और उससे जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इनको ये नहीं बात हजम हो रही आयशा, इनको समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क की तारीख में पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह सकता है, वरना तो यस सर पर्ची फैसला कोई और करता था। 3 गिलास पानी के पी के पर्ची पढ़ के सुना दी जाती थी, वो भी अच्छे से नहीं। मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि जो इन्होंने कर्जे लिए, देखें जो पीपल्स पार्टी को भी कुछ कर्जे मिले 2008 में, उससे पिछले दौर से, मुशर्रफ दौर से, वो ये लॉजिक दें जो आप दे रही हैं। फिर जो नून लीग को मिले पीपल्स पार्टी दौर से, वो ये लॉजिक दें जो आप दे रही हैं। आप आज ये कह रही हैं कि आप इसलिए रख रही हैं कि हमें मिले। ये सुनिएगा वजीर आजम इमरान खान साहब क्या कहते थे। मसरत साहिबा सुनिएगा, वजीर आजम इमरान खान अपोजिशन में क्या कहते थे। मैं ब्लैक डेकेड की बात करूं तो उसमें पाकिस्तान को इन्होंने तारीख की बदतरीन तारीखियों में डाला। अच्छा, वजीर आजम इमरान खान साहब क्या कहते थे जब अपोजिशन में थे इन्हीं असासों को गिरवी रखने पे? मुझे ब्लैक के जो मोटरवे है लाहौर से इस्लामाबाद, इसको इन्होंने गिरवी रख दिया, इसके ऊपर पैसे लिए हैं, कर्जा ले लिया इसके मोटरवे के ऊपर। तो जो भी आप पैसा देंगे आप, वो किसी और को जाएगा। कर्जा इन्होंने लिया है, पैसा पाकिस्तानी कौम में देगी। मुसरत साहिबा, कल तक मजम्मत और आज आप कहें तरक्की का रास्ता। मैं अर्ज करती हूँ आयशा, मेरी बात ध्यान से सुने, मुझे 2 मिनट दे देना, 1 मिनट दे दे, मैं उसमें एक्सप्लेन करती हूँ। आयशा, अगर आपको एक एसेट मिला, मुल्क को सपोज कर लें, वो अगर उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा आपसे पहले लेने वाले देंगे तो आपने वो पे ऑफ करने के लिए हर तरीके आपने इख्तियार करने हैं। हमने इनका तरीका इख्तियार नहीं किया और ये बिला सूद कर्जा होता है, बिला सूद फाइनेंसिंग होती है। ये फाइनेंसिंग का एक मैकेनिज्म है इनफैक्ट जो हमने अडॉप्ट किया, एंड दिस इज द सेफेस्ट। इनकी तरह हमने गिरवी नहीं रखा। गिरवी इन्होंने रेडियो पाकिस्तान, पीटीवी की बिल्डिंग, मुझे बताएं इन्होंने रखी थी कि नहीं? तमाम भी स्कूप ट्रांजैक्शंस थी, इसी तर्ज पे थी जो नून लीग ने अपने दौर में रखी। मसरत साहिबा, वो भी स्कूप ट्रांजैक्शंस थी, मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में 5 की हैं, अभी आप लोग भी कर चुके हैं। वो भी स्कूप ट्रांजैक्शंस थी जो आप लोग करने जा रहे हैं। वो भी ऐसे कह लें, वो तो मैं उनसे पूछूंगी ना, कर्जा लुटाने के लिए कर रहे हैं। वो तो मैं उनसे पूछूंगी कि आपने भी किया, क्यों कह रहे हैं लिया हुआ कर्जा। डिफरेंट ये है कि इन्होंने रिकॉर्ड तादाद में जो पाकिस्तान का ब्लैक डेकेड था, डेकेड्स के अंदर इन्होंने जो कर्जा लिया, हम वो मैक्सिमम वापस कर चुके हैं। आने वाला टाइम बहुत बेहतर है। अब आपका सवाल वैलिड है, अब आपका सवाल वैलिड है कि ये लोग क्यों कह रहे हैं। सहर कामरान साहिबा से जान लेते हैं कि आप लोग क्यों एतराज कर रहे हैं। अगर ये लोग आज ये काम करें, सहर साहिबा, आप लोग करें तो जायज है, और अगर ये पीटीआई की हुकूमत करे तो नाजायज है। ये तो अजीब ही दोहरा काम है। अपोजिशन में हो तो और नारा लगा, हुकूमत में आओ तो और नारा लगा दो। आयशा, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में जो इनको पर्ची मिलती है ना सुबह, उसमें ये मिलता है कि आपसे सवाल कुछ भी पूछा जाए,
आपने जवाब में यही कहना है कि जी वो पीएमएल कमेंट नहीं करें ना, सवाल देखिए बात ये है, अभी मैं जरूर जो ना इन्होंने कहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर इन्होंने कमेंट किया हमारी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, मैं जरूर इनको बताना चाहूंगी, अब पेटिफ का जो स्टेटमेंट है वो पढ़ ले। वो यूएन डेजिग्नेटेड 1373 जो जिनको उन्होंने टेररिस्ट करार दिया है, वो उनके ऊपर एक्शन की बात कर रहे हैं, जहां आपने 2420 केसेस रजिस्टर किए हैं, आपकी प्रोसिक्यूशन 354 है और आपकी कन्विक्शन रेट 1 है। तो देखिए आप हकाइक को जरा से सामने रखें। अगर आप ये मनी लॉन्ड्रिंग की बात करेंगे तो मैं कहूंगी एक फॉर्म फंडिंग केस का फैसला आने दें, मामला दुरुस्त हो जाएंगे, पता लग जाएगा ये कहां से सिलसिले चलते हैं और कहां तक पहुंचते हैं। देखिए बात ये है कि इमरान खान अहमद नियाजी साहब कहते थे कि वो खुशी कर लेंगे, कर्जा नहीं लेंगे। आज जवाब मत तलाश करें, आज जवाब मत तलाश करें। देखिए हमारी तो जवाब तो आप लोगों ने दे रखे हैं, वो जो कर देंगे उसके पीछे एक जवाब है कि ये पीपल्स पार्टी कर गई थी और ये नून लीग ने किया था, तो अब हमारे लिए भी जायज है। जवाब तो आप लोग खुद हैं। हमारी तो फाइनेंशियल पॉलिसीज पे क्रिटिसिज्म था, इनकी तो एक टीम थी, इनकी 22 साल जद्दोजहद थी, फिर इनको जो है वो टीम में इनको इलेक्टेड मेंबर्स तक नहीं मिले। ये मांग था कि उन्हीं जो है वो लोगों को लाके इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर लगाया। उसी तरीके से ये जो दावा करते हैं कि पता नहीं कौन सी दूध की नहरें बह गई, मुझे आप बताएं कि दूध की नहरें बह रही हैं, एक आम आदमी तड़प रहा है, महंगाई में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, कर्जे बढ़ रहे हैं और आपकी खुदकुशी पता नहीं कहाँ गई। आपने तो पूरी कौम को खुदकुशी करने पे मजबूर कर दिया है। तो आप ये जो है, और आज जो जितने ये जवाब पैदा कर रहे हैं, अगर ये जवाब सारे दुरुस्त मान लिए जाए तो फिर इमरान खान अहमद नियाजी साहब पहले पूरी कौम से माफी मांगे, पूरी कौम से माफी मांगे, बोले मैं झूठ पहले बोलता था, मैं झूठ आज भी बोलता हूं, मेरी यही नालायकी है, मेरी जितनी भी बुनियाद थी सियासत की वो झूठ। देखिए इमरान साहब के बयानिए पे मुसरत साहिबा से पूछूंगी आपसे सवाल, आपकी जमात की पॉलिसी पे अगर आप लोग गिरवी रख रहे थे तो ठीक था, पीटीआई की हुकूमत गिरवी रखे तो ठीक नहीं है। मुझे आयशा आप ये बताएं कि पहली बात ये है कि हमने ना ही इस तरीके का कोई प्रोपेगेंडा किया था, हमें जैसे फाइनेंशियल हालात मिले थे, हमारे जो पहले आपके दौर में 14 सकूक ट्रांजैक्शंस हुई थी और 501.5 अरब कर्जा लिया गया था। देखिए बात ये है, हमारे जिन जो हालात थे हम उस पर बात करेंगे, हमने किसी को इल्जाम नहीं दिया था, ठीक है, हमने नहीं कहा था कि पिछली गवर्नमेंट ये करके चली गई। इसहाक डार साहब हमारे पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिन्होंने उस वक्त की फाइनेंशियल हेल्थ पर अपनी पहली तकरीर के अंदर उन्होंने बयान किया था कि मुल्क की क्या हालत है। पीपल्स पार्टी ने इल्जाम तराशी की सियासत नहीं की थी उस वक्त के हालात में, जबकि पाकिस्तान की हर सड़क पे बम फटता था। उस वक्त के हालात में जबकि आलमी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन क्या थी, पाकिस्तान ने न सिर्फ सर्वाइव किया, सेल आउट किया, बेहतरीन जो है वो फॉरेन पॉलिसी दी। पॉइंट क्लियर हो गया सहर साहिबा, आपके मुताबिक आपको जो हालात मिले उस दौरान वो मजबूरी थी कि आप वो सुकूक ट्रांजैक्शंस करते, तो ये जवाब नहीं आया, तो आज पीटीआई पर इतराज क्यों है? आज वो कहते हैं हमें हालात वो मिले हैं, हमें कर्जे वो मिले हैं, हम तो इनका ब्लैक डेकेड वो बोल रही हैं, उसके कर्जे उतार रहे हैं बैठे। देखिए पीटीआई की तो 22 साल जद्दोजहद थी, पीटीआई की तो बिल्कुल जो है एक टीम थी, पीटीआई ने तो खुदकुशी करनी थी इमरान खान अहमद नियाजी साहब ने। पीटीआई तो रोजाना हमें जो है ना आधा से ज्यादा टाइम जो है गाली गलौज पे सर्व करती है। हमने क्या ये सब किया था? हमने करेक्टिव मेजर्स लिए थे, हमने इल्जाम तराशी नहीं की थी, हमने करेक्टिव मेजर्स लिए थे, हमने पाकिस्तान को निकाला था तमाम जो है वसाइल से, हमने जीएसपी प्लस साइन किया था, हमने एग्रीड आपका पॉइंट टेकन, करेक्टिव मैयर है, वो आपका भी करेक्टिव मैयर है और इनका भी करेक्टिव मैयर है। बात फिर वही है कि इल्जाम तराशी नहीं होनी चाहिए। अली गौहर बलोच साहब, इनके करेक्टिव मेजर्स शुरू होते हैं एक बयानिए से और बयानिए पे खत्म हो जाते हैं जिसमें एक बयान दूसरे से नहीं मिलता। चले मैं आती हूँ, मुसरत साहिबा इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, मगर अली गौहर बलोच साहब आपकी हुकूमत, आपकी क्लैरिटी क्या है? आपकी जब हुकूमत थी तो आप लिए और आपने 5 सकूक ट्रांजैक्शंस करके 435 अरब रुपए कर्जा लिया। मरियम बीबी कहती हैं कि कर ही क्यों रहे हो, असासे ही गिरवी क्यों रख रहे हो? आपकी जमात से मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ये फरमाते हैं कि आप एयरपोर्ट और मोटरवे ना रखें, स्ट्रेटेजिक असासे हैं, आप जाके DH और F9 पार्क रख लें। कोई पार्टी पॉलिसी है या सिर्फ इल्जाम की सियासत और बयान की सियासत है अब नून लीग के पास? देखें आयशा, एक तो मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मुझे प्रॉपर टाइम दें, मेरी आपने दोनों जी बिल्कुल, अब टाइम आपके पास है, जवाब दीजिए सर। लेकिन मुझे आपने बड़ा शॉर्ट टाइम दिया पहले बात करने का। देखें मैं ये गुजारिश करूंगा कि इस वक्त पीटीआई की हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़ा कर्जा लिया है। पाकिस्तान की तारीख में जो हमने 5 साल में कर्ज लिया उससे इन्होंने इस वक्त तक 3 साल में उससे ज्यादा कर्ज ले चुके हैं।
आज आप देख लें जिस तरह से मुआशी दिवालिया पाकिस्तान का इन 3 सालों में निकल चुका है, अल्लाह करे कि ये रिपेयर हो जाए, लेकिन ये पूरे जितने भी तजिया निगार हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि ये अनरिपेयरेबल लॉस है जो ये कर चुके हैं हर शोबे में। आज देखें कि हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो पाकिस्तान के इर्द गिर्द के ममालिक अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, इंडिया से, मतलब उन सब से हम नीचे हैं। आज आप अंदाज़ा करें कि जिस वक्त हमने कर्जा लिया था, हमने हज़ारों किलोमीटर के मोटरवेज बनाए, उस वक्त 24-24 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, एनर्जी क्राइसिस जो है वो ख़त्म किया, दहशतगर्दी हर चौक पर धमाके होते थे, कराची की रौनकें बहाल की, पाकिस्तान में दहशतगर्दी का अल्हम्दुलिल्लाह 99% खात्मा किया। मकसद ये है कि उन कर्जों को यूटिलाइज किया गया। पाकिस्तान में आप देख लें कि जितनी भी आपके हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर है, पंजाब में देख लें बिलखसूस, उस वक्त उसके तमाम हॉस्पिटल्स को अपग्रेड किया गया। आज आप देख लें कि इनके हालात ये कि 3 साल में एक टीचर भी किसी स्कूल में भर्ती नहीं किया इन्होंने। मैं पंजाब की बात कर रहा हूं, बाकी केपीके में और बाकी जगह पर जो इन्होंने दिवालिया किया है वो इससे अलावा है इसके। आज ये किस मुंह से कहते हैं? ये हमें कहते हैं कि हमने नुकसान किए, हम चोर हैं, और हमने आटा सस्ता दिया, हमने अद्वियात सस्ती दी, हमने डॉलर को कंट्रोल में रखा। और आज आप तो देखें वज़ीर खजाना ने भी सारे जो टैक्स चोर हटा दिए हैं, हैं जो सर। आप रिंग रोड के चोर हैं, देखे मेरे वो टैक्स आप देख, इससे मुझे बताएं टैक्स कितने का है? ये तो 3 अरब और कितने के टैक्सेस हैं, मुझे ये बताएं। जो हम आटा खाते हैं, गरीब खाता है, उस पर टैक्स नहीं देता, जो वो दवाई लेता है उस पर टैक्स नहीं देता, जो वो दाल खाता है उस पर टैक्स नहीं देता, जो वो सब्जी आटे पे टैक्स नहीं लगाया। अली गौर बलोच साहब, मेरा सवाल वही रह गया, आपने कहा था 2 मिनट 2 सवाल का जवाब देता है। अली गौर बलोच साहब, पार्टी पॉलिसी पूछी थी मैंने, पार्टी पॉलिसी पूछी थी, मरियम बीबी ने एक बात की, मुशाहिद साहब ने दूसरी बात की। सिर्फ इल्जाम और बयान या कोई पार्टी पॉलिसी है इस मामले पर? नहीं, बिल्कुल मुशर्रफ साहब ने भी वही बात की है जो मरियम साहिबा ने बात की है। अगर हमने कोई चीज उस वक्त सिक्योरिटीज में दी तो फिर उसके बदले में हमने बहुत कुछ बनाया। भाई आप लोगों ने तो हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर तख्तियां लगाने के अलावा कुछ भी नहीं किया। आपने अलीगढ़ बलोच साहब देखें, आपके 5 साल गुजर गए, आप कहते हैं जैसे पीपल्स पार्टी भी कह रही कि हमने करेक्टिव मेजर लिए, हमें जरूरत थी। मेरा सवाल बहुत सादा है। मरियम नवाज कहती हैं कि आप असासे गिरवी नहीं रख सकते, कैसे रखे? आपकी जमात से मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं आप रख लें, मोटरवे और एयरपोर्ट ना रखें, स्ट्रेटेजिक असासे हैं, आप DHE और F9 पार्क रख लें। मेरा सादा सा सवाल है, नून लीग की पॉलिसी क्या है असासे गिरवी रखने पर? देखें, असूली तौर पर, इखलाकी तौर पर देखें, हमने बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनाए। और भाई पहले कुछ बनाओ तो सही, अगर गिरवी रखना है। मरियम साहबा ने इसी पैराए में किया कि आपको क्या हक बनता है। पैसे आएंगे तो बनाएंगे ना, खजाना खाली था, वो कह रहे हैं कर्जे उतार रहे हैं। आपने कोई मोटरवे बनाया है, आपने जिस डैम का ढिंडोरा आप पीटते हैं उसकी तो जमीन भी। अच्छा मैं आगे बढ़ूंगी, मुझे सिर्फ ये कह दें, आप असेंबली से भी आ रहे हैं, मुझे बताइए वो ऑपोजिशन ने बजट रोकना था, बजट मंजूर होने जा रहा है। ऑपोजिशन के पास इतनी ताकत है वहां पर, इतनी तकरीरें नारों में कि वहां बजट के ऊपर कोई बात कर ले, वहां बजट की आपकी कोई स्ट्रेटेजी बन सकी है? पॉलिसी तो नहीं पता लगी, बजट रोकने की स्ट्रेटेजी है? अभी तक का देखें आयशा, अभी तक कट मोशन चल रहे हैं, कल भी ये वही चलेंगे, उसी पर तकरीर हो रही हैं। मंडे से ऑनवर्ड बजट आएगा और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला ये वो बजट जिसको कि मरियम औरंगजेब ने भी बोला कि ये तो वो स्कूटाजन है और जो खाने के लिए आया है, इसको इंशाअल्लाह ताला पूरी ताकत के मेरा सवाल ये था, पीपल्स पार्टी और नून लीग कोई स्ट्रेटेजी बना सकी है? तमाम ऑपोजिशन सर जी आप लोग बैठे हैं, कोई स्ट्रेटेजी है या सिर्फ तकरीरें हैं? जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा फिर अच्छी बात नहीं, हमारी स्ट्रेटेजी बन चुकी है। हम तमाम ऑपोजिशन इकट्ठे हैं और इकट्ठे होकर इस बजट की मुखालफत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको इसमें कोई फर्क नजर नहीं आएगा। मुसरत साहिबा, एक तो आप रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा, ये वफाकी वजीर मुराद सईद साहब क्या कहते थे ये सुन लें। और माजी में जब आप लोग मुखालफत थे, आज ऑपोजिशन कह रही है कि आप लोग कल भी झूठ कह रहे थे, आज भी झूठ कह रहे हैं, वो उनके करेक्टिव मेजर्स थे मगर आपके नहीं। सुनिए क्या कहते रहे मुराद से। रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग गिरवी, एयरपोर्ट गिरवी, PTV
गिरवी। हमसे पूछते कि आपने ये कर्जा क्यों लिया, आपने सारा पाकिस्तान गिरवी रखा था, डिफॉल्ट हो रहे थे, हमने पाकिस्तान को बचा लिया और उनको दे दिया। कल वो गिरवी रखे, आज आप रखे हैं, तो सब एक से। अच्छा आयशा, प्लीज आप इस तरह की सिचुएशन में आप दो फर्क बातें उनको प्लीज अंडरस्टैंड करें। इन्होंने नहीं करनी, आप समझे, आप बड़ी जिम्मेदार एक जर्नलिस्ट हैं। जी समझे। हमने जितने भी कर्जे लिए, ज्यादातर जो कर्जा है वो सूद की मद में गया, जो इनका लिया हुआ कर्जा था। बाकी ज़ाहिर है हमने निज़ाम मुल्क भी चलाना था। अब मैं इनको एक बात समझ नहीं आती, 10 छोटे बड़े डैम्स हमने शुरू किए, हम उनको कंप्लीट करने जा रहे हैं। डैमों के नाम के ऊपर सियासत होती रही, कंप्लीट किसी ने नहीं किया। दूसरी जहां तक बात है, ये बात सिर्फ आपके लिए और आवाम के लिए, इनको सुनाने के लिए नहीं है। इन्हें सब नजर भी आ रहा है लेकिन ये देखना नहीं चाहते, वो इनको सूट नहीं करता। अगली जहां तक रहेगी बात, देखें, मैं इनसे ये वादा जरूर कर सकती हूँ कि इंशाल्लाह हम अपने जो इन्होंने 70 सालों में कर्जा लिया है, हम अगले टेन्योर तक वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट के मैक्सिमम उसमें से पे ऑफ कर दें। और इकोनॉमी की जहां तक बात है, तो इसका इम्पैक्ट जब आम आदमी के ऊपर है या पड़ रहा है, तो इसका बेहतर जवाब वो इनको इंशाल्लाह गली मोहल्ले में जाके जब ये जाएंगे तो इनको मिलेगा। पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम किसानों को उनकी पूरी कीमत के साथ, इज्जत के साथ, ऑनरेबल वे में हमने उनको उनकी जितनी भी इजनास थी उनकी कीमत दी। पाकिस्तान की तारीख चेंज हो गई है, पाकिस्तान बदल रहा है, बदल चुका है, जो कि इनको समझ नहीं आ रही। आज भी ये वही घिसे पिटे इल्जामात जो 3 साल पहले लगाते थे, हम अपनी उन्हीं बातों के ऊपर कायम खड़े हैं जो हमारी 22 साल स्ट्रगल थी। हमने कहा कि हम इस मुल्क को इंशाल्लाह ताला, इसकी मुल्क की क्रेडिबिलिटी वो पूरी दुनिया आज मान रही है। आपके मुल्क के का ये जिस तरह से इन्होंने हाल किया है, वो मुझे इनको बताने की जरूरत नहीं है, इन्होंने खुद किया है, इनको मेरे से ज्यादा अच्छी तरह पता है। लेकिन बाहर खड़े होके आके स्टेटमेंट दे देना, उससे सियासत नहीं चमकती, बिकॉज अब अवाम इतने ज्यादा बेवकूफ नहीं रहे, इनके फॉलोअर भी। मुझे ये बताएं, जो मरियम साहिबा की स्टेटमेंट के साथ अगली स्टेटमेंट को भी जरा प्लीज जरूर डिस्कस करें, उतनी ही वो सच पे मबनी थी जितनी नवाज शरीफ साहब की बीमारी थी कि भाई वो मैं कल क्या शाम की फ्लाइट पे बुला लूंगी। मैं आती हूं, ब्रेक लेनी है मुझे, आप इसको कंप्लीट कर ले, मैं उस बात पर भी आती हूं। नहीं, मुझे पूरा कंप्लीट मुझे कंप्लीट करने दे आयशा, बिकॉज 2 वर्सेस 1 है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रही हूं। अच्छा, दूसरी जहां तक रहेगी बात, इनको सिर्फ इतना ही जवाब है कि हमने 2 बड़ी नहरें बनाई, हमने जो इकोनॉमिकली अगर हम ये देखा जाए तो हमने जोन्स बनाए, हमने यूनिवर्सिटियों का जाल बिछाया, हमने, अगर मैं खाली पंजाब की ही बात करूं, हमने नए 10 से 12 बड़े हॉस्पिटल्स हम बना रहे हैं, उसके बाद कॉलेजेस का जाल, स्कूलों को अपग्रेड किया। इनके जिम्मे में सबसे ज्यादा तारीखी, बदतरीन और नॉन सस्टेनेबल जो मंसूबे थे, मसलन दानिश स्कूल, सिर्फ एक स्कूल पे अरबों रुपए, उससे पूरे पंजाब के स्कूल अपग्रेड होते थे। इनके जिम्मे सस्ता तंदूर, जिससे सिर्फ पटवारियों ने और इन्होंने रोटी खाई, अवाम को नहीं मिली। हमारा एक एक मंसूबा जो हम कर रहे हैं, वो हमारे बाद आने वाली हुकूमतें भी इंशाल्लाह उसको एंजॉय करेंगी, सस्टेनेबल है। अल्लाह करे कि ऐसा हो कि एक हुकूमत के बाद दूसरी हुकूमत उस मंसूबे की तारीफ करे। मुझे ब्रेक की इजाजत दे, बड़ी बातें कर रहे हैं, मुझे ब्रेक की इजाजत दीजिएगा। ब्रेक से वापस आएंगे तो बातेंगे जो मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की वापसी के लिए गारंटीज मांगी हैं, आखिर मांगी किससे हैं, और साथ ही साथ आसिफ जरदारी का जो लाहौर मिशन या पंजाब मिशन है, कोई हासिल वसूल या फिलहाल सिर्फ टेम्परेचर चेक किया जा रहा है कि हालात क्या हैं। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। अलीगौर बलोच साहब, ये ब्रेक से पहले जो बात मसरत साहिबा भी कर रही थी, जो मरियम नवाज साहिबा ने एक नई बात कर दी है कि आप लोगों ने अपना बयानिया कमजोर नहीं कर लिया, किससे मुतालबा कर रहे हैं, किससे जान और इंसाफ का तहफ्फुज चाहिए, क्या कहना चाह रहे हैं? आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी जिंदगी को खतरा नहीं होगा, इन कातिलों के हाथ में उनकी जिंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ्लाइट से बुला लूं। जी अलीगौर बलोच साहब। देखिए आयशा, सबसे पहली बात तो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब इंग्लैंड में हैं इलाज के घर से, और जो अदालत से भी फैसला आया वो भी अदालत ने ये फैसला दिया है कि उनकी गैर हाजिरी की वजह से जो है वो उनका मेरिट डिस्कस नहीं हो सकता। जब वो आएंगे तो वो अपना अपील का हक रखते हैं, उनकी अपील उस वक्त सुनी जाएगी। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल जो मरियम साहिबा ने जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, वो इसलिए किया है कि आपने देखा कि हमारे मुल्क में हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अबसार आलम के साथ क्या हुआ, सहाफ़ियों को गोलियां लगती हैं, उठा लिया जाता है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं, थ्रेट्स हैं।
आप देखें कि इस वक्त कई इस किस्म की मिसालें हैं पाकिस्तान में कि जिससे हम ये नहीं कह सकते और कोई पता भी नहीं चलता और कोई मुल्ज़िम भी सामने नहीं आता। आज तक मुझे बताएं कि जिन जिन लोगों के साथ ये कुछ हुआ, जिन साफियों को अली गौहर बलोच साहब, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में 3 बार वजीर आजम रहे हैं सर। वफाकी वजीर दाखिला, मुशीर दाखिला कह रहे हैं हर तरह की सिक्योरिटी जिसकी जरूरत है वो देने को तैयार है। सवाल ये है कि खदशा किस बात का उनको वतन वापसी पर? जी जी, मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि जो आपने देखा कि फिर इससे पहले एक दफ़ा हामिद मीर के साथ क्या हुआ था वो भी आप देख चुकी हैं, और काकड़ साहब फौत हुए हैं। पहले उनका कहा गया कि ब्रेन हेमरेज हुई है, अब मुहिमा बन गई है उनकी मौत के वाकई ब्रेन हेमरेज हुई है उनका तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई ना अली गौहर बलोच साहब, तफदात का इजहार कर दिया है। जेल के अंदर जब मियां नवाज शरीफ साहब कैद थे उस वक्त उनकी फैमिली ने तफदात का इजहार किया कि उनको ऐसी मेडिसिन दी गई जिसमें पॉइजन था, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स भी डिस्टर्ब हुए और जिसकी वजह से उनकी जान को खतरा, चूंकि उनके जो मुखालफीन हैं वो उनसे हसद रखते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि जो मियां नवाज शरीफ साहब को सजाएं दी गई, ये अवाम और ये कौम इस बात को तस्लीम करती है कि वो झूठ पर मबनी मुकदमात हैं। यही वजह है कि हर ज़िमनी इलेक्शन में इन लोगों को शिकस्त फाश हुई, क्योंकि वो समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ सच पर हैं। अगर अवाम ये समझते होते कि मियां नवाज शरीफ सच और हक पर नहीं है तो पाकिस्तान के अवाम कभी भी इनको शिकस्त फाश ना देते और इनको वोट दे देते। ये तो 2018 के वोट भी चुरा कर आए हैं उन इलेक्शन को, और आने वाले इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए ये लोग चुराना चाहते हैं। अली गौहर बलोच साहब, एक तो आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं इसको सादा बना लेती हूँ। दोबारा सवाल आपसे रखती हूँ। मरियम नवाज ने कहा कि अगर मुझे हम जान और इंसाफ की गारंटी मिल जाए कि मैं आज शाम वापस ले आऊंगी। सर, सेहत के मसाइल नहीं है, मसाइल कुछ और हैं। गारंटी किससे दरकार है? हुकूमत जिस तरह के आप इल्जाम लगा रहे हैं, हुकूमत तो लगती नहीं, किससे मांग रहे हैं गारंटी? आप सिर्फ ये बता दें गारंटी किससे चाहिए? आयशा साहिबा, जो लोग ये कह रहे हैं, जो वजीर साहब ये कह रहे हैं कि हम उनकी जान और माल की गारंटी देते हैं, मुझे ये बताएं कि सबसे पहले तो वो बताएं कि अबसार आलम को फायर किसने मारा था। क्या वो वजीर मौसूफ जो हैं वो जो हमें गारंटी दे रहे हैं सिर्फ उसके मुल्जमान का बता दे कि फलां बंदे ने? सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, मुल्जिम साहब के सामने आया, तस्वीर उसके अंदर है। आज तक मैं आज से 4 दिन पहले सर ये सवाल हुकूमत से करें, आपके अपने दौरे हुकूमत में भी सहाफियों के साथ ऊपर गोली चलती रही। अली गौहर बलोच साहब, ये मेरा सवाल ही नहीं आपसे, मैं तो आपकी जमात का बयानिया जानना चाह रही हूँ, नजरिया। यही वजह है जो वजीर आज किसी सहाफी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, जो वजीर काकड़ के अहले खाना को जवाब नहीं दे सकते, दुरुस्त हो गया, उसकी मौत मुहिम्मा हुकूमत सिक्योरिटी नहीं दे पा रही। सर तो फिर सवाल पर आ जाएं कि मरियम बीबी ने किससे गारंटी मांगी है कि मैं शाम को वापस ले आऊंगी? इसके बावजूद जी वो पाकिस्तान की हुकूमत से मांगी है। पाकिस्तान की जो, तो मैं हुकूमत ही का बयान बता रही हूँ कि विफाकी वजीर दाखिला और मुशीर दाखिला, ये सुन ले, शहजाद अकबर का बयान सुन ले। शेख रशीद साहब कह रहे हैं जौन सी फोर्सेस की चाहिए आपको तहफ्फुज़ देने को तैयार है। सुनिएगा ये शहजाद अकबर को। जान को तो खतरा एक आम शहरी को मैं समझता हूँ ज़्यादा होता है, रिक्शे में भी एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी में भी हो सकता है। नवाज शरीफ साहब तो बड़े प्रोटोकॉल में घूमते फिरते हैं, मैं नहीं समझता उनकी जान को खतरा है। लेकिन अगर उनको उस पर कोई थ्रेट है तो वो ज़रूर हुकूमत को मुतला करें, और हुकूमत उसके मुताबिक पाबंद है कि उनको वो सिक्योरिटी भी देगी, बुलेट प्रूफ व्हीकल भी दे सकती है, वो तमाम फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं। सर हुकूमत इंतजार कर रही है, जिस तरह की आपको फैसिलिटी चाहिए, गारंटी चाहिए, तहफ्फुज़ चाहिए, वो तो आंखें बिछाए बैठे हैं कि नवाज शरीफ साहब आए तो आए, वो तो जाके लाने को तैयार बैठे हैं। अब आप उनकी गारंटी लेने को तैयार नहीं। मैं आपको 2 बातें बड़ी क्लियरली बता दें। मैं आप मेरी बात भी सुने ना। मैं आपको एक तो बात क्लियर बता रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह बहुत जल्द सेहत याब होंगे और 2023 के और आने वाले इलेक्शन से पहले इधर होंगे। और ये वही मियां नवाज शरीफ हैं, जब उनको सजा सुनाएगी तो अपनी बेटी के साथ आए। हालांकि झूठे मुकदमात थे, हमारे तफदात थे, ना सिर्फ खुद को सरेंडर किया बल्कि अपनी बेटी मतलब है गारंटी जहां दरकार है आपने पैगाम दे दिया, गारंटी दो तो आएंगे, इनसे पहले नहीं चाहिए गारंटी।
आप इनसे पूछे, कौम इनसे सवाल पूछती है कि ये लोग गारंटियां देंगे जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को कैद के दौरान। अच्छा चले क्विकली, मुझे सहर को भी शामिल करना है, फिर मुसरत इस पर रिस्पॉन्ड भी करेगी। मैं समझ गई हूँ आपको इनकी गारंटी दरकार है ना इनका तहफ्फुज। सहर साहिबा ये फरमाइएगा, जरदारी साहब पंजाब में, लाहौर में उनकी मूवमेंट, मुलाकातें, सब कुछ, और फिर हुकूमत के इत्तेहादियों से मुलाकात, सो कुछ हासिल वसूल हुआ है? क्योंकि बहुत जगह इसको ऐसे पोर्ट्रे भी किया जा रहा है, इसका एनालिसिस भी ये किया जा रहा है कि कुछ नाकाम सा दौरा है, ग्राउंड पे तो कुछ भी नहीं पंजाब में पीपल्स पार्टी का, क्योंकि खुलकर आप कोई बयानियां ही नहीं बना पा रहे पंजाब में। देखिए आयशा, अगर जरदारी साहब के दौरे की कोई अहमियत पर नाकाम होता तो अभी आप इसको डिस्कस नहीं कर रहे होते, ठीक है ना। पीपल्स पार्टी का पंजाब में एक बड़ा वोट बैंक था, दो ही किस्म के वोट थे, एक प्रो भुट्टो और एक एंटी भुट्टो, और आज है प्रो नून और एंटी नून। आयशा मुझे कंप्लीट करने दे। जी कहिए। दो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर शहीद किए गए पंजाब में, एक टेररिज्म की एक ऐसी फजा और ऐसी धमकियां और ऐसा माहौल एक्सट्रीमिज्म का क्रिएट किया गया जहां पे पीपल्स पार्टी को ये कोशिश की गई कि डरा धमका के खौफजदा करके पंजाब से बाहर रखा जाए। फिर पीपल्स पार्टी ने जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए जो मुफाहिमत की सियासत की, उसने यकीनन जो एक प्रो भुट्टो वोट था उसको कहीं ना कहीं एक धक्का दिया। आज जरदारी साहब के वहां होने की अहमियत ये है कि आप इसको डिस्कस वैसे माजरत के साथ साहिबा, यही तो पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक सारी राय है, हर जगह पर मौजूद है कि जो मुफाहिमत की पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ 2008 ऑनवर्ड, उसी का तो फॉल आउट है कि पीपल्स पार्टी वाइप आउट हो गई पंजाब से उसी मुफाहिमत की पॉलिसी पर। देखिए आयशा, अगर पीपल्स पार्टी वाइप आउट होती ना तो आज आप ये डिस्कस ना कर रही होती, आज ये मौजू नहीं होता। जहां तक जरदारी साहब की शख्सियत है, वो रवादारी रखने वाले शख्स, वो हर एक के साथ उन्होंने ना कभी दुश्मनियां पाली हैं, वो हर एक के साथ चाहे उनका बदतरीन दुश्मन हो, उनके साथ 10,000 ज्यादतियां की हो, वो उसके साथ भी रवादारी रखते हैं। और ये एक मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी की, तो फिर वहां से आके यहाँ पर परवेज इलाही साहब से मुलाकात, पंजाब के सियासतदान से, वहाँ एमक्यूएम से भी हाथ मिला ले, सिंध में उनके साथ भी किसी रवादारी का मुजाहरा करें। आयशा क्या हमने एमक्यूएम के साथ हाथ नहीं मिलाया? क्या हमने तमाम बातों को बुला के, क्या हमने एमक्यूएम को अभी भी ड्यूरिंग इलेक्शन फ्री और रोजाना असेंबली में क्या हम नहीं कहते कि अगर आपने सूबे की तरक्की करनी है, एमक्यूएम के वफादार इस वक्त जो है वो इमरान खान अहमद नियाजी साहब के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे तो ये पूछना है कि भाई आपके इतने इलेक्टेड मेंबर्स हैं, पीटीआई के इलेक्टेड मेंबर्स हैं, आप जो है झूठे झूठे ऐलानात क्यों करते हैं सिंध के लिए, कराची के लिए आप करते क्यों नहीं है? यानी आप जो है, आपकी कंट्रीब्यूशन अपनी क्या है? 0/0। देखिए बात यह है कि ये जो पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी ने कभी दुश्मनियों की और नफरतों की सियासत नहीं पाली। पीपल्स पार्टी ने हमेशा रवादारी दिखाई है। हमारा वोट बैंक है। जरदारी साहब क्यों नहीं जाएंगे पंजाब? क्या पंजाब के अंदर हमारा वोट बैंक नहीं है कि पीपल्स पार्टी के फॉलोअर्स नहीं है, पीपल्स पार्टी को चाहने वाले नहीं है? अभी तमाम ज़िमनी इंतखाब में तो कुछ नहीं बना, जमानतें जब्त हो रही। मैं ये जो आप सवाल उठा रही पीटीआई से कर लेते हैं, मुसरत साहिबा रिस्पॉन्ड कीजिएगा। एक तो जो जमानतें और गारंटियां चाहिए वो शायद आपसे नहीं चाहिए, पता नहीं आप कहाँ दे रहे हैं, आप तो कुछ और करना चाह रहे हैं। और जो पीपल्स पार्टी वाला सवाल है इसको भी, दोनों को रिस्पॉन्ड कर लें फिर आप। अब पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले आते आयशा, एक तो मुझे पहले टाइम मिला है, टाइम कम मिला, जरा प्लीज मुझे जी आप बात मुकम्मल बाद में बात कर ले। अच्छा जी अच्छा, उसमें सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूं कि आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है कि ये वाकई ये किसी और को ही सुनाया जा रहा था और शायद वहां पे लिफ्ट नहीं मिल रही या वहां से गारंटी शायद नहीं मिल रही, तो ये आके कैमरों के अंदर मुखातिब किया गया। लेकिन जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है तो ये जिस तरह का भी अपनी देखें सिक्योरिटी के अपने कंसर्न्स ये जो भी शो करेंगे थ्रेट्स के, उनको हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कि इनके ऊपर एहसान नहीं है, ना हमारा एहसान है, वो तो हमारा फर्ज है। वही हमने कहा कि ये हमें बताएंगे तो हम उसको हर लेवल पे पूरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे ये हमसे कह रहे थे ना गौहर भाई कि किसने फलां के ऊपर किसने हमला किया, इसी तरह ये इनको हमें पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि इनको किससे खतरा है, किस तरह के खतरात का इनको सामना है, तो वो हम उसको पूरा कोशिश करेंगे। अगली बात देखें, जब पीपल्स पार्टी पंजाब में गवर्नमेंट बनाने की आयशा बात करती है तो इट्स नॉट अ लेस देन जोक कि इनके यहाँ पे जो यूनियन काउंसिल का भी एक जो काउंसलर के भी वोट ज्यादा होते हैं, इनके जो टिकट होल्डर हैं वो बेचारों की जमानतें ना सिर्फ जब्त होती हैं, 200, 250, 300 ये लोग वोट लेते हैं। फिर जो इनकी परफॉर्मेंस है पिछले 13 सालों में सिंध के अंदर,
इनके कुत्ते काटे की वैक्सीन नहीं मिलती, कूड़ा इनसे नहीं उठाया जाता। और वैसे मुशर्रफ साहिबा आपके तो अपने इत्तेहादी उनसे मिल रहे हैं, परवेज इलाही साहब का बयान सुना है। देखें, और एजुकेशन और हेल्थ वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, वो इनसे होता नहीं। तो ये चले अपना नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। मुझे ये बताएं कि जरदारी ने इस मुल्क को पहले क्या दिया है जो पंजाब की अवाम इनसे फैसिनेट होगी, सिंध से इंस्पायर होके? इनको पंजाब की अवाम ने बहुत पहले रिजेक्ट कर दिया था। उसकी वजह सिर्फ जरदारी साहब की वो पॉलिसीज हैं कि बहुत बड़े बदतरीन डिक्टेटरशिप के दौर में भी पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं हुआ, जो जरदारी साहब के एक टेन्योर ने खत्म करके अंदरून सिंध की पार्टी बनाया। आपको पता है जरदारी साहब मुफाहिमत के गुरु हैं। मैं आपसे कह रही हूं परवेज इलाही साहब से जो मुलाकात है, मुशर्रफ चीमा साहिबा अपने घर की तरफ भी देखें, इत्तेहादी मुलाकातें कर रहे हैं, फ्यूचर आयशा लेट मी कंप्लीट। नहीं, ये मुफाहमत के गुरु होंगे। इन्होंने ये वाकई नारा ठीक लगाया था कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, और वो रिवेंज इन्होंने अवाम से तो जरूर लिया। बाकी बीबी के कातलों को भी पता नहीं इन्होंने क्यों परसों नहीं किया, उसके ऊपर भी इन्होंने कोई सियासत नहीं की, लेकिन की तो सिर्फ ये कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। वो रिवेंज ये आज तक अवाम से ले रहे हैं। मुफाहमत जहां तक बात है, अवाम इनकी सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, इस वजह से ये रिजेक्ट हुए। तो तीसरी पार्टी कहीं दुनिया में जगह नहीं मिली सिवाय पीटीआई को। तो अगर हम आए हैं, हम एक बहुत बड़ी इस मुल्क की हकीकत है, सिंध में हम इनको टफ टाइम दे रहे हैं प्रैक्टिकली अपनी परफॉर्मेंस से, तो ये भाग के आके इधर बैठ गए। इनके बैठने से, खाली वक्त जाया करने से और कुछ लोगों को मिलने से हमें हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एहसानमंद होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी की पॉलिसी ने आपके लिए रास्ता बनाया। करूंगी जी कहिए। जब चौधरी साहब ने ये कह दिया, चौधरी परवेज इलाही साहब ने, कि वो हमारे साथ हैं, तो उनकी तो जुबान को सारे लोग समझते हैं कि वो जो बात करते हैं उस पर कायम रहते हैं। जरदारी साहब को मेरा मशवरा है कि अपना वक्त जाया ना करें, सिंध की परफॉर्मेंस बेहतर करें, फिर शायद इनकी कोई सेटिस्फैक्ट्री कोई कंडीशन। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास प्रोग्राम खत्म हो गया। पीटीआई हुकूमत की जानिब से पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब के लिए पैगाम यह है कि आपके लिए यहाँ पर जगह नहीं। देखना यह है कि पीपल्स पार्टी के पास क्या ऐसे कार्ड्स हैं कि पंजाब में जादू जगा सके। आप अपना फीडबैक भेज सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।